हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटीपी स्टार सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म। कैसे हो आप लोग बच्चों? आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है डी ब्लॉक। बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आ रही थी कि सर इतना ज़्यादा वेरिएशन है प्रॉपर्टीज़ का, कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं है जिसकी वजह से हम इसको मेमोराइज नहीं कर पा रहे, समझ नहीं पा रहे। तो आज बिल्कुल सिंप्लीफाइड वर्जन में मैं ये टॉपिक आपको समझाने वाला हूँ। एक प्यारी सी पीडीएफ क्रिएट कर दिया आपके लिए, जिसको देख के आपको बहुत ईजी होगा चीज़ों को समझने में, चीज़ों को रिमेंबर करने में। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से एक बातें सुननी है आपको। और जो ये लास्ट समय चल रहा है, आपको क्या करना है, बेसिकली एग्जाम बहुत नियर आ रहा है, तो आपको बढ़िया से रैंक बूस्ट करनी है। और रैंक बूस्ट करने के लिए आप जानते हो एक प्यारा सा कोर्स अपने पास, रैंक बूस्टिंग कोर्स, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है ये। क्लियर है? और क्या, यहाँ पे मेन से एडवांस लेवल तक थ्योरी के टच के साथ बहुत ही शानदार तरीके से प्रिपरेशन हो रही है और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में, और बहुत आपको इससे हेल्प मिलने वाली है। लास्ट 60 डेज में आप बहुत ही तगड़े तरीके से तैयारी कर सकते हो। क्लियर है? तो इस अपॉर्चुनिटीज का अवेल करो और अपनी मस्त तरीके से तैयारी करो। स्टार्ट करते हैं बच्चों डी ब्लॉक। क्लियर है? डी ब्लॉक स्टार्ट किया जाता है। तो देखो डी ब्लॉक, पहली बात तो क्या बोल रहे हैं, डी ब्लॉक की पीरियोडिक टेबल में पोजीशन कहां पे है? थर्ड ग्रुप से लेके कहां तक? 12th ग्रुप तक ये प्रेजेंट रहते हैं। और कहां से स्टार्ट होते हैं बच्चों? फोर्थ पीरियड से। क्लियर है? लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन डी सबसेल। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर होता है? डी सबसेल में एंटर होता है। क्लियर है फंडा? अगली बात, इनको बच्चों क्या बोला जाता है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोला जाता है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि इनकी पोजीशन ऐसी जगह है। कहां पे है इनकी पोजीशन? इनकी पोजीशन है एस ब्लॉक, जो कि हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। और हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं तो जनरली ये क्या बनाते हैं बच्चों? जनरली बोल रहा हूं, जनरली क्या बनाते हैं? आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड क्यों बनाते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा तो आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है कि नहीं? नॉन मेटल के साथ बॉन्ड बनाते हैं। और यहां पे प्रेजेंट है पी ब्लॉक, जो कि क्या है? लेस रिएक्टिव है। यहां पे नॉन मेटल्स भी प्रेजेंट है, और यदि मेटल्स प्रेजेंट भी हैं तो वो भी क्या है? लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं। क्लियर है? तो ये पी ब्लॉक क्या बनाते हैं जनरली? बताओ। कोवलेंट कंपाउंड बनाते हैं। तो देखो प्रॉपर्टीज का वेरिएशन हो रहा है कंपाउंड की। आयनिक कैरेक्टर से आप कहां पे जा रहा है? कोवलेंट कैरेक्टर की तरफ जा रहा है, तो प्रॉपर्टीज का ट्रांजिशन हो रहा है, इसलिए इनको क्या बोला गया? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट कौन सा होगा? पहली बात तो वो डी ब्लॉक का एलिमेंट होगा, और दूसरी बात स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट और ग्राउंड स्टेट में उसके पास क्या होना चाहिए? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। क्लियर है? तो जिंक, कैडमियम और Hg स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट और आपका ग्राउंड स्टेट में इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इसलिए इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं बोला जाता। क्लियर है? अगली बात, ये सारे क्या है? मेटेलिक है नेचर में, जिसकी वजह से क्या है? इनकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है और जो हीट का कंडक्शन है वो क्या है? काफी हाई है। क्लियर है? ये बेसिक बात कर ली हमने डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। चलो आगे बढ़ते हैं। अगली बात, हाँ देखो ये 3D, जब 3D में इलेक्ट्रॉन जाता है तो उनको 3D सीरीज बोला जाता है। लास्ट इलेक्ट्रॉन जब 3D में एंटर करता है तो 3D सीरीज बोला जाता है। क्लियर है? और जब लास्ट इलेक्ट्रॉन 4D में एंटर कर जाता है तो 4D सीरीज बोल दिया जाता है, और जब लास्ट इलेक्ट्रॉन 5D में एंटर कर रहा है तो 5D सीरीज बोला जाता है। ठीक है? अब देखो एलिमेंट्स को याद करने की ट्रिक तो सबके पास है। देखो क्या है? साइंस टीचर विनीता कुमारी मन फे कोने क्यों जलाती हो? साइंस टीचर विनीता कुमारी मन फे कोने क्यों जलाती हो? लेकिन एलिमेंट्स का नाम भी प्रॉपर पता होना चाहिए। ठीक है? स्कैंडियम। ठीक है? अब देखो एलिमेंट्स लिख लोगे आप। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। क्लियर है? एलिमेंट के नाम। हाँ अब देखो कुछ एलिमेंट्स है जिसका आपको सिंबल तो पता है लेकिन नाम पता नहीं रहता। यट्रियम। क्लियर है? यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह पड़े तो आग में कूद जा। यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह पड़े तो आग में कूद जा। मत कूद जाना, एग्जाम फोड़ना है कि नहीं? चलो यट्रियम, जिरकोनियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नेशियम, हाँ र्यूथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, और इनको तो जानते हो आप, सिल्वर और कैडमियम। सिल्वर और कैडमियम। क्लियर है? हाँ लास्ट आपके 5D सीरीज वाले लैंथेनम, लैंथेनम, हैफनियम, टेंटेलम, टंगस्टन,
रीनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड और मरकरी। गोल्ड और मरकरी, ये नेमिंग हो गई एलिमेंट्स की। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, देखो पहले कौन सा NS भरता है यहां पे, देन n-1d भरता है। तो पहले S को फुल भरना चाहिए था, देन n-1 में फिलिंग होगी, है ना। 4s के बाद 3d भरता है, 5s के बाद 4d भरता है, 6s के बाद 4f, देन 5d भरता है। तो इस तरीके से फिलिंग होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन की। लेकिन यहां पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लोचे हैं। क्या लोचे हैं, देखो NS का कई बार एक इलेक्ट्रॉन कूद के D में चला जाता है, कई बार NS का एक इलेक्ट्रॉन कूद के D में चला जाता है। तो एक्सेप्शंस हैं ये n+l रूल के। तो जो एक्सेप्शंस है जहां पे NS का एक इलेक्ट्रॉन n-1 D में चला जाता है, वो एक्सेप्शंस ये हैं। और ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में एक लोचा है पैलेडियम। पैलेडियम एक्सेप्शन है इसका। पैलेडियम में तो S में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहता। पैलेडियम कहां पे प्रेजेंट है, देखो पैलेडियम कहां पे प्रेजेंट है, ये यहां पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो पैलेडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है आपका, ध्यान से देखना, कौन सा है, 5th पीरियड का है। तो क्या होगा ये 4d10 5s0, 4d10 5s0, क्लियर है। हाँ, अब बाकी जब यहां पे S में एक इलेक्ट्रॉन रहता है और S का एक इलेक्ट्रॉन कूद के D में चला जाता है, उसके एक्सेप्शन कौन है, ये सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है। पैलेडियम तो मैंने यहां लिख दिया, इसको काट दो। बाकी का मैं एक ट्रिक बता रहा हूं याद करने का, जहां पे ये क्या है, एक्सेप्शंस ऑफ n+l रूल है, एक्सेप्शंस ऑफ n+l रूल, ठीक है। यहां पे एक इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है बच्चों, कितने का डिफरेंस है, एक इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है, क्लियर है। तो देखो यहां पे किस तरीके से ध्यान रखोगे, ध्यान से देखना, क्यों निभाए मोहब्बत रूप से रूह तक, आगे औरत पिटाई करेगी, क्लियर है। क्यू से कॉपर, निवाय से नायोबियम, मॉलिब्डेनम, रूप से रुथेनियम, रोडियम, टेक्नीशियम, ठीक है, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम और क्रोमियम, सारे आ गए, देख लो, ठीक है। पैलेडियम यहां पे आ गया, पैलेडियम का एक्सेप्शन अलग से इसलिए याद रखना क्योंकि वहां पे S पे 0 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है कि नहीं। तो कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 एलिमेंट आ गए क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्लियर है। तो ये सारे क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है, एक इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है। कैसे चेक करोगे एक इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस, जैसे इसकी पोजीशन कहां पे है, नायोबियम की पोजीशन कहां पे है, नायोबियम की पोजीशन देखो कहां पे, यहां पे है। कहां पे आना चाहिए था नायोबियम, वैनेडियम के नीचे आना चाहिए था। वैनेडियम का क्या होता है, वैनेडियम का बच्चों होता है 3d3 4s2, ये होता है 3d3 4s2, है कि नहीं। तो नायोबियम का क्या हो जाएगा बताओ, इसका हो जाएगा 4d4 5s1, क्या हो जाएगा 4d4 5s1, क्लियर है। कॉपर क्रोमियम आप जानते ही हो, है कि नहीं। मॉलिब्डेनम कहां पे प्रेजेंट है, मॉलिब्डेनम देखो क्रोमियम के नीचे है, तो यहां पे मॉलिब्डेनम का क्या हो जाएगा, जैसे क्रोमियम का होता है क्या 3d5 4s1, तो इसका क्या हो जाएगा 4d5 5s1, क्लियर है। इस तरीके से जो S का एक इलेक्ट्रॉन है उसको आप 4d में भेज देना, क्लियर है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के एक्सेप्शन हो गए, आपको इस तरीके से याद रख लेना है, बहुत ही सिंपल ट्रिक है। क्यों निभाए मोहब्बत रूप से रूह तक, आगे औरत पिटाई करेगी, करेगी, क्लियर। हिंदी समझ में नहीं आ रही तो समझ में आ रहा ना, बोल दिया मैंने, क्यों निभाए मोहब्बत रूप से रूह तक, आगे औरत पिटाई करेगी, क्लियर है, बच के रहना। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। ट्रांजिशन मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या है, टेंसाइल स्ट्रेंथ इनकी काफी ज्यादा है, डक्टिलिटी, ठीक है, डक्टिलिटी क्या है काफी ज्यादा है, मेलिबिलिटी, सारी प्रॉपर्टीज जानते हो मेटल्स की प्रॉपर्टीज होती है। और ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या है, मेटल्स हैं। थर्मल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी काफी हाई है और लश्रस प्रॉपर्टी काफी चमकीले होते हैं। ये सारी प्रॉपर्टीज ट्रांजिशन एलिमेंट्स की होती है, ठीक है। इनके जनरल स्ट्रक्चर जो SCP, BCC और CCP देखने को मिलते हैं, लेकिन जिंक, कैडमियम, Hg और Mn में कुछ अलग स्ट्रक्चर भी देखने को मिलते हैं, थोड़े टिपिकल स्ट्रक्चर होते हैं जहां पे कुछ अलग अरेंजमेंट देखने को मिलता है। तो जनरली बाकी SCP, BCC और CCP देखने को मिलते हैं सारे एलिमेंट्स के, क्लियर है, समझ में आ रहा है। जनरल आपको स्ट्रक्चर ये देखने को मिलेंगे, बाकी इनके टिपिकल स्ट्रक्चर हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ अब देखो जो मेटल्स हैं उनकी कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी अच्छी कंडक्ट करते हैं ना, देखो ये सारे मेटल्स हैं,
सारे मेटल्स, इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देखो काफी हाई है, 10 की पावर 5, 10 की पावर 5, 10 की पावर 5, 10 की पावर 5। NaCl मोल्टन फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में ये ना इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता ही नहीं है, ठीक है, बिल्कुल ना मात्र की, करेगा ही नहीं ऐसा बोलो। मोल्टन फॉर्म में भी इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी काफी कम होती है। और डायमंड और क्वार्ट्ज तो क्या है, ये क्या है, कोवलेंट सॉलिड है, नेटवर्क अरेंजमेंट है। डायमंड का स्ट्रक्चर जानते हो ना, ऐसे कंटिन्यूअस आपका नेटवर्क स्ट्रक्चर है, कोवलेंट बॉन्ड चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, क्लियर है। तो इनकी कंडक्टिविटी तो बहुत ही कम होती है, कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है यहाँ पे, समझ रहे हो मेरी बात। तो मेटल्स की जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो काफी ज्यादा देखने को मिलती है। आयनिक कंपाउंड की इनसे कमी रहेगी। मेटल्स में बहुत ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी काफी देखने को मिल रही है, क्लियर है, सिंपल सी बात है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो दो चीज है, एक तो मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी अच्छी कंडक्ट करते हैं और वहां पे बॉन्डिंग भी स्ट्रांग होती है। अब बॉन्डिंग स्ट्रांग और अच्छी कंडक्टेंस के लिए क्या क्या जरूरी है, एक तो नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स काफी ज्यादा होना चाहिए, डी में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होना चाहिए, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा होना चाहिए। डी में जितना ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, मेटल की बॉन्डिंग उतना स्ट्रांग होगी, मेटल की बॉन्डिंग उतना स्ट्रांग होगी। फॉर कंडक्टेंस एंड बॉन्डिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल एंड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्ले मेजर रोल, ये मेजर रोल प्ले करते हैं, ठीक है। सारे मेटल्स लगभग क्या है, सिल्वरी व्हाइट हैं, ठीक है, एक्सेप्ट कॉपर एंड गोल्ड। जब इनको लेकिन पाउडर्ड फॉर्म में आप करते हो, कन्वर्ट करते हो, तो ग्रेइश ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं। किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ग्रेइश ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, बेसिक सी इंफॉर्मेशन है। तो देखो अच्छी कंडक्टेंस के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का होना ज्यादा जरूरी है, और साथ में क्या बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी काफी होना चाहिए, क्लियर है, ये बात ध्यान रखना। चलो स्टार्ट करते हैं आगे। एटॉमिक रेडियस, तो देखो एटॉमिक रेडियस हम जनरली जो पढ़ते आ रहे हैं अभी तक, कोवलेंट रेडियस पढ़ते आ रहे हैं। मेटेलिक रेडियस कैसे मेजर होती है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में आप पढ़ते हो, जैसे मेटल्स में कैसे मेटेलिक रेडियस मेजरमेंट होता है, ठीक है। देखो मेटल्स अपना वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन फ्री करके रखते हैं जनरली, है कि नहीं, और बचा हुआ जो एटम का पार्ट हो जाता है, जो आयन बचा, उसको क्या बोला जाता है, कर्नल्स। क्या बोला जाता है, कर्नल्स, या फिर क्या बोला जाता है बच्चों, कोर्स बोला जाता है, ठीक है। तो दो कर्नल और कोर के बीच में इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस निकालोगे, उसका हाफ कर दोगे, दैट इज मेटेलिक रेडियस। तो कहीं ना कहीं मेटेलिक रेडियस किस पे डिपेंड करती है, मेटेलिक रेडियस डिपेंड करती है उसका स्ट्रक्चर कैसा है मेटल का, उसके हिसाब से देखना पड़ेगा, उधर पे बॉन्डिंग कैसी है, ठीक है। तो कोई रेगुलर पैटर्न नहीं आता, इसलिए हम इस पैटर्न को याद नहीं रखेंगे मेटेलिक रेडियस के पैटर्न को याद। आप एनसीईआरटी देखोगे तो वहां पे मेटेलिक रेडियस दी हुई है, उस पैटर्न को याद नहीं रखना है, बिल्कुल याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, एमएन, मैंने बोला था ना एमएन का टिपिकल स्ट्रक्चर होता है, तो रिलेटिवली वहां पे जो मेटेलिक रेडियस है काफी ज्यादा आ रही है, ठीक है। Fe, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। हाँ, तो अब इस पैटर्न को हम ध्यान नहीं रखेंगे। मेन है कोवलेंट रेडियस। तो देखो स्कैंडियम से एमएन तक पहले साइज डिक्रीज होता है, एमएन से निकल साइज ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, देन निकल से जिंक फिर वापस साइज क्या होता है, फिर वापस साइज बढ़ने लगता है। रीजन क्या है, इस बात को समझो। यदि मैं स्कैंडियम से एमएन तक जाऊं बच्चों, स्कैंडियम से एमएन तक जाऊं, तो बताओ D1, D2, D3, D4, D5 जा रहे हो ना, और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, तो मेटल की बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है, और बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी तो बताओ साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो क्या बोल रहा हूं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, है कि नहीं। मेटल बॉन्डिंग क्या हो रही है बच्चों, मेटल बॉन्डिंग बढ़ेगी और साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। अगली बात, एमएन से निकल तक, बताओ एमएन से निकल तक, या फिर ऐसा सोचो एमएन से जिंक तक क्या हो रहा है, एमएन से जिंक तक नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन चालू हो जाएगा, और पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन चालू हो जाएगा, मेटल बॉन्डिंग कम होगी, और मेटल बॉन्डिंग कम होगी तो बोलो साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो पहले तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहा, ठीक है, देन बड़ा, क्लियर है फंडा। कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं कि भैया क्या बोला जाता है, स्कैंडियम से एमएन तक साइज डिक्रीज हो रहा है, मतलब कौन सा फैक्टर डोमिनेट कर रहा है, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन डोमिनेट कर रहा है इन कंपैरिजन टू शील्डिंग। शील्डिंग बढ़ती है तो साइज बढ़ता है, अट्रैक्शन बढ़ता है तो साइज डिक्रीज होता है। यहां पे जेड इफेक्ट को कंपनसेट कर दिया किसने, सिग्मा ने, और यहां पे सिग्मा डोमिनेट करने लगा किस पे, जेड इफेक्ट पे। शील्डिंग बढ़ेगी तो साइज क्या होगा बच्चों, बढ़ेगा, क्लियर है, ठीक है, सिंपल सा पैटर्न है, याद हो जाएगा। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो मेटल बॉन्डिंग बढ़ती है, साइज डिक्रीज होता है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मैंने बोला था ना बॉन्डिंग में दो मेजर फैक्टर है, एक तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन
और दूसरा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा अनपेयर्ड होंगे उतना स्ट्रॉन्ग मेटल मेटल बॉन्डिंग होगी। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। हाँ अब देखो ग्रुप में साइज का पैटर्न याद रखना है, तो कैसे रखोगे, क्लियर है। हाँ देखो एक चीज ध्यान रखना, लेंथेनम को एफ ब्लॉक का एलिमेंट मत बोलना, यहां पे 6s के बाद डायरेक्टली 5d में इलेक्ट्रॉन चला जाता है, तो लेंथेनम डी ब्लॉक का एलिमेंट है। क्या है, लेंथेनम डी ब्लॉक का एलिमेंट है। एक्टिनियम भी क्या है, डी ब्लॉक का एलिमेंट है, क्योंकि वहां एफ पे इलेक्ट्रॉन नहीं जाता है। ठीक है, अगली बात, हाँ देखो यहां पे तो क्या हो रहा है, स्कैंडियम यहां पे है ना, डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ सेल बढ़ रही है, नंबर ऑफ सेल बढ़ रही है, तो बताओ सबसे ज्यादा साइज लेंथेनम का होगा, देन एट्रियम का, देन सबसे कम स्कैंडियम का। ये समझ में आया। इसके बाद देखो, इसके बाद 6s के बाद 4f में इलेक्ट्रॉन आना चालू होते हैं, तो पुअर शील्डिंग ऑफ क्या होता है, 4f इलेक्ट्रॉन होता है, और 4f की पुअर शील्डिंग होगी। ठीक है, पुअर शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन होगा, तो बताओ Z इफेक्टिव बढ़ेगा। Z इफेक्टिव इतना बढ़ जाता है कि 4d और 5d सीरीज का साइज ऑलमोस्ट क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। क्लियर है, तो आपका ये जब 4d भर रहा था उस समय f की फिलिंग नहीं हो रही थी, लेकिन जैसे ही आपका 5d की फिलिंग हुई तो उसके पहले 4f भरना स्टार्ट हो गया था। तो वो 4f कब भरना स्टार्ट हुआ था, लेंथेनम के बाद भरना स्टार्ट हुआ था ना, क्योंकि लेंथेनम के केस में तो 6s भरा था, उसके बाद कौन भरा था, 5d भरा था। क्लियर है बच्चों, क्लियर है, समझ में आ रही मेरी बात। हाँ तो क्या बोल रहा हूं, 4d और 5d का साइज ऑलमोस्ट बराबर रहेगा ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन किसकी वजह से होता है, पुअर शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन, पुअर शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन। क्लियर है, समझ में आ गया। तो 4d और 5d का देखो ग्राफ ऑलमोस्ट ओवरलैप कर रहे हैं, समझ में आ गई मेरी बात। ठीक है, लेकिन 3d से बड़े होंगे दोनों के साइज, ये बात कर लिया हमने ग्रुप में साइज का मेजरमेंट। आगे आयनाइजेशन एनर्जी, देखो आयनाइजेशन एनर्जी एक तो लोचा, क्या होता है, जनरल ट्रेंड क्या होना चाहिए था, पीरियड पे जाने पे क्या होता है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है, साइज डिक्रीज होना चाहिए था, यही तो पढ़ते आ रहे थे अभी तक हम, है कि जेड इफेक्टिव बढ़ता है, साइज डिक्रीज होना चाहिए। लेकिन कुछ लोचे दिख रहे हैं मेरे को, एक तो देखो कहां पे दिख रहा है, एक लोचा यहां पे दिख रहा है। ठीक है, वनेडियम का आयनाइजेशन एनर्जी कम हो गई टाइटेनियम से। क्लियर है, और एक लोचा कहां पे दिख रहा है, ध्यान से देखना, कोबाल्ट की कम हो गई किससे, आयरन से। रीजन क्या है, वेनेडियम देखो यहां पे लोचा दिख रहा है, क्या ऑर्डर आना चाहिए था, ये ऑर्डर आना चाहिए था, ये ऑर्डर आना चाहिए था, लेकिन लोचा कहां पे हो गया, एक यहां पे हो गया और एक लोचा कहां पे हो गया, देखो कोबाल्ट के केस में। रीजन क्या है, वनेडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, वनेडियम होता है, बताओ क्या होगा, 3d3 4s2। जब भी ट्रांजिशन एलिमेंट को आप आयनाइज करोगे तो क्या बनेगा, वनेडियम प्लस बनेगा, एनर्जी दी आपने, तो इलेक्ट्रॉन किससे निकलेगा, पहले 4s से निकलता है, तो क्या बनना चाहिए था, 3d3 4s1। जब भी आप +1 वाला आयन बनाते हो तो जो 4s का इलेक्ट्रॉन है ना कूद के 3d में चला जाता है, किसमें चला जाता है, 3d में। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट जब भी आप +1 बनाओगे, जो बचा हुआ 4s का इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन, तो वो कहां शिफ्ट हो जाएगा, यहां शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, 3d4। तो देखो यहां पे d पे 3 इलेक्ट्रॉन थे, यहां पे d पे 3 इलेक्ट्रॉन थे, और यहां पे बच्चों d पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। तो देखो एनर्जी ज्यादा लगी, टाइटेनियम के कंपैरिजन में एनर्जी ज्यादा लगी वेनेडियम में, जेड इफेक्टिव बड़ा होगा, लेकिन एनर्जी ज्यादा लगी, लेकिन उस एनर्जी को किसने कंपनसेट कर दिया, ये क्या होते हैं, सेम एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन एक दूसरे की पोजीशन इंटरचेंज करते हैं, और नंबर ऑफ एक्सचेंजेस जितना ज्यादा होता है एनर्जी रिलीज होती है। तो यहां पे देखो बच्चों नंबर ऑफ एक्सचेंजेस क्या हो गए, बढ़ गए, और नंबर ऑफ एक्सचेंजेस बढ़ गए, रिलीज एनर्जी बढ़ गई, और रिलीज एनर्जी बढ़ गई, तो आयनाइजेशन एनर्जी को किसने कंपनसेट कर दिया, बताओ, इस रिलीज एनर्जी ने नंबर ऑफ एक्सचेंज बढ़ गया। यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कर रहे हैं और यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे की पोजीशन एक्सचेंज कर रहे हैं, इसके बारे में पीरियोडिक में पढ़ते भी हैं। इसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पे ऑर्डर क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है, और यहाँ पे ऑर्डर क्या हो गया, ये हो गया। क्लियर है फंडा। तो नंबर ऑफ ज्यादा एनर्जी का रिक्वायरमेंट था, लेकिन ओवरऑल एनर्जी कम क्यों लगी, क्योंकि यहां से कुछ अमाउंट एनर्जी रिलीज भी हुई, क्योंकि नंबर ऑफ एक्सचेंजेस बढ़ गए, जिसकी वजह से एनर्जी रिलीज हुई, और एनर्जी रिलीज हुई उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी वजह से बताओ नेट रिक्वायर्ड एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई। क्लियर है, आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड याद रखोगे ना बच्चों,
ठीक है, याद रख लेना मेरे लिए यार, बढ़िया से आएगा तो फोड़ देंगे एग्जाम में, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। मेल्टिंग पॉइंट, तो देखो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो रहा है, स्कैंडियम से क्रोमियम तक जाते हो तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, बताओ D1 D2 D3 देन डायरेक्टली D5 में आ जाते हो आप। और मेटल मेटल बॉन्डिंग बढ़ती है, मैंने अभी बताया था। मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, स्कैंडियम से क्रोमियम तक बढ़ेगा। उसके बाद ठीक है, उसके बाद क्या होगा, क्रोमियम से Zn तक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, कम होंगे। मेटल मेटल बॉन्डिंग कम होगी, मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। मेल्टिंग पॉइंट क्या है, मेल्ट करना है, मेटल और मेटल को दूर करना है, मेटल और मेटल को दूर करना है। तो ये बॉन्ड जितना वीक रहेगा उतना इजीली दूर कर लोगे। लेकिन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं तो D5 है ना, इसके बाद नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ते। क्लियर है। तो स्कैंडियम से क्रोमियम तक क्या हो रहा है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं बच्चों, बढ़ रहे हैं। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, इसकी वजह से मेटल मेटल बॉन्डिंग स्ट्रांग हो रही है और मेल्टिंग पॉइंट क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, देन डिक्रीज होना चालू किया। क्लियर है ये पैटर्न, ठीक है। जिंक कैडमियम Hg सारे क्या है, D10 है, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, काफी कम है बाकी ट्रांजिशन एलिमेंट के कंपैरिजन में आर वेरी, ठीक है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स काफी हार्ड होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट काफी हाई होता है। और वेपर में उड़ने की टेंडेंसी, मेटल मेटल बॉन्डिंग स्ट्रांग रहेगी तो इजीली ऊपर वेपर के फॉर्म में नहीं जाएंगे। क्लियर है। मेटलर्जी में अपन पढ़ते हैं ना, जिंक वगैरह को अपन, ठीक है, वहां पे डिस्टिलेशन वगैरह का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन बाकी एलिमेंट के लिए नहीं कर सकते क्योंकि वहां पे मेटल मेटल बॉन्डिंग स्ट्रांग। क्लियर है। तो मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड याद कर लोगे क्या। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ट्रेंड्स इन M2 पॉजिटिव से M स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल देखना है हमको। M2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या बना रहा है बच्चों, M सॉलिड बना रहा है। एक सेकेंड, हमने मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड देखा ना, ग्राफ नहीं देखा। एक सेकेंड, ग्राफ देखो बच्चों, है ना। तो मैं वही कह रहा था, क्रोमियम तक नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे थे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़े तो मेटल मेटल बॉन्डिंग बढ़ी और उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी वजह से क्या हुआ, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता गया। देखो Mn का तो टिपिकल केस होता है, टिपिकल स्ट्रक्चर होता है, तो मेल्टिंग पॉइंट स्ट्रक्चर पे तो डिपेंड करता ही है। ठीक है, डिफरेंट बिहेवियर देखने को मिलता है स्ट्रक्चर में, जो जनरल जो स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे थे उसके कंपैरिजन में, है कि नहीं। और बाकी फिर भाई नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है, ग्राफ डिक्रीज करता जा रहा है। ठीक है, Fe कोबाल्ट निकल में भी देखो हल्का सा स्लोप डिक्रीजिंग है। क्लियर है। तो देखो तीनों सीरीज में ध्यान से देखना, स्कैंडियम चौथे नंबर के एलिमेंट टॉप पे है, चौथे नंबर के एलिमेंट टॉप पे, मॉलिब्डेनम, ठीक है, टंगस्टन। ये देखो चौथे नंबर के तीनों एलिमेंट टॉप पे, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे थे, मेटल मेटल बॉन्डिंग बढ़ रही थी, जिसकी वजह से क्या हो रहा था बताओ, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा था। क्लियर है। Mn टिपिकल स्ट्रक्चर है, देखो वैसे Tc भी नीचे गया, उसके बाद फिर फर्दर क्या हुआ, डिक्रीज करते गए ग्राफ, और यहाँ तो बिल्कुल नॉर्मल पैटर्न है, वही डिक्रीज करता जा रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ने लगे और नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ने लगे, मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होंगे। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब कम होंगे तो मेटल मेटल बॉन्डिंग कम होगी, मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा बच्चों, कम होगा। मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। क्लियर है, ये समझ में आ गया ग्राफ। ठीक है, तो चौथे नंबर के एलिमेंट तीनों केस में टॉप पे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम कोई भी डेटा याद नहीं रखना है, बस ट्रेंड्स को समझना है हमको कंसेप्ट के बेसिस पे। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। चलो हाँ, अब देखो M2 पॉजिटिव से M रिडक्शन पोटेंशियल। तो देखो ये है, ध्यान से देखना, हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ माइनस ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ M2 पॉजिटिव, है कि नहीं। तो देखो जब M2 पॉजिटिव पानी से इंटरेक्शन करके M2 पॉजिटिव एक्वस बनाता तो एनर्जी रिलीज करता है, उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ M2 पॉजिटिव। अब प्रोसेस उल्टा कर दो, एक्वस से गैसेस में आना है तो आगे माइनस लगा दिया, उस समय एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी तो नेगेटिव होती है और नेगेटिव पॉजिटिव, तो पहले हमें एनर्जी देना पड़ेगा M2 पॉजिटिव एक्वस से M2 पॉजिटिव गैसेस में आने पे, क्योंकि M2 प्लस गैसियस M2 पॉजिटिव एक्वस पे जाता तो एनर्जी रिलीज होती है, तो अपोजिट प्रोसेस में एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, अब M2 पॉजिटिव गैसेस से आप किस में जाओगे, M गैसेस में जाओगे, तो जब मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ता तो एनर्जी देना पड़ता। अब M2 पॉजिटिव गैसेस में क्यों लाना पड़ा, क्योंकि जब भी आयनाइजेशन एनर्जी प्रोवाइड करता तो वो गैसेस स्टेट में ही प्रोवाइड करते हैं। किस में प्रोवाइड करते हैं, गैसेस स्टेट में, इसलिए इसको पहले गैसेस स्टेट में लाना पड़ा। तो जब इधर से M गैसेस से M2 पॉजिटिव गैसेस में जाना होता है तो दो आयनाइजेशन एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट एंड सेकंड, तो इस समय एनर्जी रिलीज होगी -IE1 प्लस IE2। ठीक है, अब M गैसेस को M सॉलिड में जाना, तो जब M सॉलिड से अब गैसेस आता तो एनर्जी देनी पड़ती है, सब्लिमेशन एनर्जी, तो यहाँ उल्टा होगा, रिलीज होगी कौन सी, सब्लिमेशन एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, तो ये पैटर्न फॉलो हो रहा होगा जब आप M2 पॉजिटिव एक्वस से 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके M सॉलिड पे आ रहे हो। क्लियर है।
अब देखो आप पीरियड में जानते हो लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जेड इफेक्टिव बढ़ता है, और जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ना चाहिए। रिडक्शन पोटेंशियल क्या होना चाहिए बच्चों? बढ़ना चाहिए। क्लियर है? अब देखो ध्यान से, रिडक्शन पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा था, फिर एकदम से रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ गया। रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ गया, देखो माइनस में डिक्रीज कर रहा है, देखो हाँ माइनस में कम हो रहा है, मतलब ओवरऑल बढ़ रहा है, मतलब सही है यहाँ पे, है ना? ध्यान से देखना क्या बोल रहा हूँ। हाँ, तो जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है पीरियड में, रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ना चाहिए क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू विद साइन जितना ज्यादा होगी, मतलब प्लस में जितना ज्यादा होगी उतना ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होगा, और रिड्यूस होने की टेंडेंसी उतना ज्यादा होगी। तो देखो नेगेटिव में कम हो रहा है, मतलब वैल्यू बढ़ रही है, पीरियड पे जाने पे जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। लेकिन एमएन में लोचा हो गया। रीजन क्या है? Mn2 पॉजिटिव क्या है बच्चों? D5 है, और D5 है उसकी वजह से क्या होगा? अपना स्टेबल कन्फिगरेशन खोना नहीं चाहेगा, जिसकी वजह से रिडक्शन पोटेंशियल वापस और नेगेटिव हो गया। क्लियर है? इसलिए Mn में लोचा हो गया। ठीक है, उसके बाद देखो वापस रिडक्शन पोटेंशियल डिक्रीज करता जा रहा है, फिर कॉपर में लोचा हुआ। कॉपर में क्यों लोचा हुआ? क्योंकि देखो हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है? जब H पॉजिटिव से आप H2 बनाते हो तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है? 0 होता है। और रिएक्टिविटी सीरीज में मैं बात करूं, हाइड्रोजन के नीचे कौन आते हैं? कॉपर, Hg, Ag, Au, Pt। ये रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है? हाइड्रोजन के नीचे वालों का रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में टॉप टू बॉटम जाते हो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपने देखा होगा, तो रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता है, ऑक्सीडेशन टेंडेंसी क्या होती है? कम होती है। और हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल 0 होता है, तो कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल, Cu2 पॉजिटिव का रिडक्शन पोटेंशियल तो पॉजिटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन का तो 0 होता है। समझ में आया मेरी बात? ठीक है, और जिंक तो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर है, तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल तो नेगेटिव होगा, वो ऑक्सीडाइज होना चाहता है हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में, तो हाइड्रोजन का रिलेटिव होता है। हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल यदि 0 है तो जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि जिंक की तो ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी है। क्लियर है फंडा? बात समझ में आ गई? तो ये हो गया ट्रेंड, समझ में आ गया आपको? इस तरीके से ट्रेंड्स को ध्यान रखना है। चलो अगला जो ट्रेंड देखने जा रहे हैं, ट्रेंड्स इन M3 पॉजिटिव से M2 पॉजिटिव। अब आपको जाना है M3 पॉजिटिव एक्वस एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या बना ले बच्चों? M2 पॉजिटिव एक्वस बना ले। क्या बना ले? M2 पॉजिटिव एक्वस बना ले। क्लियर है? हाँ, अब देखो वही जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, और जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है तो रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ना चाहिए, है कि नहीं? देखो बढ़ा ना, -0.37 से -0.26, भाई कम नेगेटिव हुआ मतलब बढ़ा, और रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ना मतलब रिड्यूस होने की टेंडेंसी बढ़ना। लेकिन क्रोमियम में आके लोचा हो गया। रीजन क्या है? क्रोमियम 3 पॉजिटिव है। अभी पानी के अंदर है, पानी के अंदर H2O किसका काम करता है? लिगेंड का काम करता है। क्या करता है? लिगेंड का काम करता है कि नहीं? तो इस टाइप का कुछ कॉम्प्लेक्स होगा ये, CrH2O6 3 पॉजिटिव, इस तरीके से पानी लिगेंड का काम करता है ना। तो देखो क्रोमियम 3 पॉजिटिव ये बेसिकली कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में है, और क्रोमियम 3 पॉजिटिव यहाँ पे स्प्लिटिंग होती है, याद है? जो आपके एक्सियल सेट है ऊपर चले जाते हैं, नॉन एक्सियल सेट नीचे चले जाते हैं। तो देखो कैसे फिलिंग होगी? क्रोमियम 3 पॉजिटिव, क्रोमियम क्या होता है बच्चों? D5S1 होता है। तो क्रोमियम 3 पॉजिटिव कितना होगा? D क्या होगा? S से इलेक्ट्रॉन निकालो और वहां से D3। तो देखो इसका जो T2G है ना, T2G हाफ फील्ड स्टेबल है। क्या है? T2G हाफ फील्ड स्टेबल है, जिसकी वजह से क्रोमियम 3 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। क्लियर है? इसलिए वापस रिडक्शन पोटेंशियल और नेगेटिव हो गया क्रोमियम के केस में। क्लियर है? क्रोमियम केस में और नेगेटिव हो गया। ठीक है, देखो फिर बढ़ा रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है। ठीक है, अब आयरन का क्या हुआ? फिर कम हो गया आयरन का। अब देखो आयरन क्या है? आयरन 3 पॉजिटिव क्या है बच्चों? तो D5 है, तो हाफ फील्ड स्टेबल है ना ये भी, और ये भी हाफ फील्ड स्टेबल है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, जिसकी वजह से क्या है? जिसकी वजह से इसका रिडक्शन पोटेंशियल वापस Mn के कंपैरिजन में Fe का ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होना चाहिए था। जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, लेकिन क्या हुआ? रिडक्शन पोटेंशियल कम हो गया, रिड्यूस होने की टेंडेंसी थोड़ी बहुत कम हो गई। रीजन क्या है? D5 है, हाफ फील्ड स्टेबल है। अब देखो इन तीनों का रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है, और इन तीनों का रिडक्शन पोटेंशियल क्या है? इन तीनों का, अब ये तो 3 पॉजिटिव में जाते ही नहीं, इनकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट 3 पॉजिटिव होती ही नहीं है, निकल, कॉपर और जिंक की। क्लियर है? आपने जिंक 2+ देखा होगा, कॉपर 2+ देख लिया होगा, ठीक है, और निकल 2+ देख लिया होगा। समझ रहा हो मेरी बात? तो देखो इन तीनों का रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है। रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव मतलब ये 2 पॉजिटिव में जाना नहीं चाहते।
2 पॉजिटिव में जाना नहीं चाहते हो ना, इनका क्या स्टेबल हो गया, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है +2 के कंपैरिजन में, क्योंकि इनका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है और इन तीनों का रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है। तो ये +2 में जाना चाहते हैं और +2 में जाना चाहते हैं तो क्या होगा बताओ, इनका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है, तो इनके लिए कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है, +2 ज्यादा स्टेबल है। क्लियर है, इनकी +2 ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, +2 मोर स्टेबल और इनकी +3 मोर स्टेबल। क्लियर है बच्चों, तो ये बात कर ली हमने रिडक्शन पोटेंशियल की। सारा ट्रेंड समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं बच्चों, बात करते हैं अब अपन कलर ऑफ आयंस इन एक्वस मीडियम। ठीक है, देखो एक्वस मीडियम में वो कलर क्या देंगे इसके बारे में हमें जानना है। तो बहुत सारे कलर्स दे के रखे हैं तो याद नहीं हो पाते, तो उसके लिए भी हमारे पास क्या अच्छी सी एक ट्रिक है, ध्यान से सुनना। ठीक है, अब देखो आपके जो एनसीईआरटी में एक टेबल देके रखी है, टेबल देके रखी है, उससे आपको कलर देखना है और वो कलर याद करने में आसानी नहीं होती है। तो देखो उसका सिंपल तरीका बता रहा हूं मैं। पहली बात तो देखो कलर क्यों आता है एक्वस मीडियम में, क्या होता है ध्यान से देखो, एक्वस मीडियम में क्या होता है, आपने मेटल कैटायन को डाला डी ब्लॉक के, है ना, Mn पॉजिटिव, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है और H2O लिगेंड का काम कर सकता है, तो यहां पे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी है कि नहीं, कोई इस टाइप का सपोज कॉम्प्लेक्स बन गया MH2O6N पॉजिटिव, इस टाइप का कोई कॉम्प्लेक्स बन गया। ठीक है, तो देखो यहां पे कलर होने के चांसेस क्या होते हैं, एक तो वन ऑफ द रीजन होता है कलर का डी ट्रांजिशन। आप जानते हो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या होता है बच्चों, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग हो जाती है, किस फॉर्म में बताओ, नॉन एक्सियल सेट नीचे चले जाते हैं, dxy dyz dzx, इस फॉर्म में नीचे चले जाते हैं। क्लियर है फंडा। हाँ, अब देखो जैसे कोई लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, उसने एनर्जी एब्जॉर्ब करी और हायर एनर्जी ऑर्बिटल में चला गया, किस में चला गया, हायर एनर्जी ऑर्बिटल में चला गया, और जब वो हायर एनर्जी ऑर्बिटल से वापस लोअर एनर्जी लेवल पे आएगा तो क्या करेगा, रेडिएशन एमिट करेगा, रेडिएशन एमिट करेगा, एनर्जी किस फॉर्म में एमिट करेगा, रेडिएशन के फॉर्म में, और वो एनर्जी विजिबल रीजन में लाई करेगी, वो रेडिएशन की जो फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ है विजिबल रीजन में लाई करेगी, जिसकी वजह से कंपाउंड का क्या होता है, इनका एक्वस मीडियम में क्या होता है, कलर देखने को मिलता है। क्लियर है, ये डी ट्रांजिशन है। अब देखो डी ट्रांजिशन एक केस में नहीं हो पाता, जब सिमेट्रिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो जाए, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन इस 3 ऑर्बिटल में और एक एक इलेक्ट्रॉन 2 ऑर्बिटल में, D5 में, किसमें, D5 में। अब देखो D5 में इस टाइप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कब होगा, जब वीक फील्ड लिगेंड होगा, क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड में बताओ पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होती, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन 5 ऑर्बिटल को दो देन पेयरिंग करवाते हो। यदि मैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड रखता तो सिमेट्रिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता, ये इलेक्ट्रॉन भी यही आता और ये वाला इलेक्ट्रॉन भी यही आता, पहले नीचे वाले को फिल करते, है कि नहीं। तो देखो डी ट्रांजिशन में कलर कहां देखने को मिलता है, एक तो D1 से D9 देखने को मिलता है, कहां से, D1 से D9 कलर देखने को मिलता है डी ट्रांजिशन में। ठीक है, और ध्यान रखो D1 से D9 में आपको कलर देखने को मिल रहा है। D1 से D9 क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, आपने Mn पॉजिटिव की कॉन्फ़िगरेशन निकाल ली, जैसे आपने क्या निकाला, Fe3 पॉजिटिव निकाल लिया। क्लियर, Fe3 पॉजिटिव लिख दिया, आयरन होता है 3d6 4s2, तो आयरन 3 पॉजिटिव क्या हो जाएगा, आयरन 3 पॉजिटिव हो जाएगा 3d5। क्लियर है, यदि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो कलर्ड होगा और वीक फील्ड लिगेंड है तो डी ट्रांजिशन की वजह से कलर्ड नहीं होगा। ये मैंने बताया D5 वीक फील्ड लिगेंड में क्या है, सिमेट्रिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसकी वजह से कलर नहीं आएगा। क्लियर है, हाँ, तो D1 से D9 क्या होगा, कलर्ड होगा कंपाउंड, एक्सेप्ट बताओ D5 वीक फील्ड लिगेंड, एक्सेप्ट D5 वीक फील्ड लिगेंड। क्लियर है, हाँ, D0 D10 में तो कोई या तो फुली पेयर्ड होंगे, D10 भी सिमेट्रिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सब जगह 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, और D0 में तो कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो ट्रांजिशन तो हो ही नहीं पाएगा। समझ रहा हो मेरी बात। तो D1 से D9 कलर्ड होगा एक्सेप्ट D5 वीक फील्ड लिगेंड। हाँ, D5 वीक फील्ड लिगेंड कलर्ड हो सकता है ड्यू टू पोलराइजेशन। पोलराइजेशन आप जानते हो, है कि नहीं, जैसे MnO4 नेगेटिव है, MnO4 नेगेटिव कलर क्यों होता है, चार्ज ट्रांसफर फिनोमिना की वजह से। Mn+7 है और Mn+7 D0 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तब भी कलर्ड होता है। देखो D0 को तो आप क्या बोल रहे थे, इन दोनों को तो कलरलेस बोल रहे थे आप, D0 और D10 को क्या बोल रहे थे, कलरलेस, लेकिन इसका कलर होता है ना MnO4 नेगेटिव का। रीजन क्या है, ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो Mn पे +7 है, Mn के पास जाएगी, फिर Mn से ऑक्सीजन में आएगी, इस तरीके से क्या हो रहा है, चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, जिसकी वजह से जो एनर्जी है विजिबल रीजन में लाई करेगी, उसकी वजह से कंपाउंड का क्या होगा, कलर होगा। ठीक है, चार्ज ट्रांसफर फिनोमिना, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर फिनोमिना भी बोलते हैं। क्लियर है, पोलराइजेशन। हाँ, तो डी ट्रांजिशन में कलर किसकी वजह से देखने को मिलेगा, बताओ, किस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कलर देखने को मिलेगा, D1 से D9 एक्सेप्ट D5 वीक फील्ड लिगेंड, और D5 वीक फील्ड लिगेंड भी कलर्ड हो सकता है ड्यू टू पोलराइजेशन या फिर लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, ड्यू टू लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। क्लियर है, ये तो सारी कहानी होगी। अब मेन मुद्दा क्या है
कि भाई कलर कैसे याद रखें। देखो कलर कैसे याद रखोगे, बहुत प्यारी सी ट्रिक है। देखो स्कैंडियम +3 ये हो जाएगा बच्चों, स्कैंडियम +3 क्या हो जाएगा आपका, D0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, D0 हो जाएगा, तो कलरलेस। पहले कलरलेस वालों को अपन अलग कर लेते हैं, ठीक है। टाइटेनियम +4, S से भी 2 इलेक्ट्रॉन निकले और D से भी, तो D0 तो क्या हो गया, कलरलेस। क्लियर है, सबको कलरलेस वालों को हटा लेता हूं। जिंक 2 पॉजिटिव भी क्या हो जाएगा, D10, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, कलरलेस। क्या हो जाएगा, कलरलेस। आप एनसीईआरटी से कलर चेक कर सकते हो, ठीक है, प्रॉपर मैच भी हो जाएगा। हाँ, एक बस इस वाले को याद रखना, वेनेडियम +4 वाला ब्लू याद रखना, ब्लू रखना। अब बाकी बचे हुए +2 और +3 की मेरे पास ट्रिक है। बाकी बचे हुए +2 और +3 की मेरे पास ट्रिक है। कैसे याद रखोगे, देखो +2 वालों के लिए ट्रिक बता रहा हूं, +2 वालों के लिए ट्रिक बता रहा हूं। ब्याह में, बहुत प्यारी सी ट्रिक है, ब्याह में बाराती पी के गाए ब्लू है पानी पानी, ब्लू है पानी पानी। हाँ, अब देखो कैसे याद रखा, व्या। तो बताओ +2 कहां से स्टार्ट हो रहा है, वेनेडियम से। वेनेडियम से +2 स्टार्ट हो रहा है, तो बताओ वेनेडियम +2 का क्या हो जाएगा बच्चों, वायलेट। क्या हो जाएगा, वायलेट। क्लियर है। हाँ, अब देखो बी, बाराती, क्रोमियम +2 क्या हो जाएगा बच्चों, ब्लू। क्रोमियम +2 क्या हो जाएगा, ब्लू। पीके, Mn2 पॉजिटिव क्या हो जाएगा, Mn2 पॉजिटिव हो जाएगा, पिंक। ठीक है, Fe2 पॉजिटिव, नेक्स्ट Fe2 पॉजिटिव क्या हो जाएगा बच्चों, ग्रीन, है कि नहीं। कोबाल्ट +2 क्या हो जाएगा, बताओ, ब्लू। कोबाल्ट +2, ध्यान रखना यहां पे भी ट्रिक को भी थोड़ा ट्रिकी वे में ध्यान रखो। ब्लू पिंक क्या हो जाएगा, ब्लू पिंक। क्या हो जाएगा, कोबाल्ट ब्लू पिंक। अब कहोगे सर निकल और कॉपर का कैसे याद रखूं, लिख दो वापस, निकल +2 और कॉपर 2+। रिपीट कर दो, लास्ट 2 को रिपीट कर दो। लास्ट 2 क्या था बताओ, ग्रीन। हाँ, ब्लू पिंक का केवल ब्लू लिख देना, ब्लू पिंक का केवल ब्लू लिख देना, सारे कलर हो गए +2 वाले, है कि नहीं। सिंपल सी ट्रिक है, व्याह में बाराती पी के गाए, ब्लू है पानी पानी। ठीक है, चलो अब +3 वालों की देखते हैं, +3 वालों की ट्रिक देखते हैं अपन, है ना। ध्यान से देखना, +3 वालों की ट्रिक देखते हैं। देखो ध्यान से सुनना, पूरा गाने को व्याकुल, बहुत ज्यादा पी रखी है भाइयों ने, तो बहुत ज्यादा गाने की डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। पूरा गाने को व्याकुल, विवाह में योयो का ब्लू है पानी पानी, योयो का ब्लू है पानी पानी। अरे आदि हिंदी लिख रहा हूं मैं भी चीज में, ब्लू है पानी पानी, ठीक है। हाँ, कैसे याद रखोगे बताओ, पूरा से पिंक नहीं, पर्पल। क्या, पर्पल। तो बताओ टाइटेनियम +3 क्या हो जाएगा, +3 कहां से स्टार्ट हुआ, ये वाला +3 से, वो तो कलरलेस हो गया ना, D0 था, है कि नहीं। टाइटेनियम +3 क्या हो गया बच्चों, टाइटेनियम +3 क्या हो गया, पर्पल। हाँ, वेनेडियम +3 क्या हो गया, ग्रीन। नेक्स्ट क्रोमियम +3 क्या हो गया, वायलेट। हाँ जी, Mn+3 वायलेट। नेक्स्ट Fe+3 येलो, और जो कोबाल्ट 2+ का होता है वही कोबाल्ट +3 का होता है, क्या, ब्लू पिंक। क्या होता है, कोबाल्ट +3 का ब्लू पिंक। तो बताओ कलर याद हो गए ना, सिंपल बढ़िया सी ट्रिक मिल गई हमको, है कि नहीं। पूरा गाने को व्याकुल, विवाह में योयो का ब्लू है पानी पानी। ठीक है, शानदार ट्रिक है, तो बढ़िया से याद हो जाएगा इससे। चलो आगे बढ़ते, ये हमने बात कर ली कलर्स की, आगे बढ़ते बच्चों। हाँ, ट्रेंड्स इन स्टेबिलिटी ऑफ हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो कोई भी कंपाउंड है, जैसे सपोज MnO4 नेगेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, आपको क्या मिल रहा है, सपोज MnO4 नेगेटिव मिल रहा है, क्लियर है, या कोई भी ऑक्साइड मिल रहा है, जैसे Cr2O3 मिल रहा है। तो कोई भी कंपाउंड रूम टेम्परेचर में तभी एग्जिस्ट करता है, एक तो वो रूम टेम्परेचर में एग्जिस्ट करना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, ठीक है। वाटर वेपर उसको हाइड्रोलाइज ना कर सके, इजिली ऑक्सीडाइज ना हो सके रूम टेम्परेचर में, ठीक है, डिकम्पोज ना हो, डिसप्रोपोर्शनेट हो, तभी कंपाउंड की स्टेबिलिटी होती है। अब देखो ट्रांजिशन एलिमेंट्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ठीक है। FeO भी मिलता है, Fe2O3 भी मिलता है कि नहीं, CrO भी मिलता है, Cr2O3 भी मिलता है। तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों देखने को मिल रही है, पहली बात तो इनके पास बहुत सारे डी इलेक्ट्रॉन्स हैं, बहुत सारे डी इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, फिर दूसरा डी इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसलिए वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट मिल रही है। अब देखो लोअर स्टेट में वो आयनिक बॉन्ड बनाना पसंद करते हैं, आयनिक कंपाउंड बनाना पसंद करते हैं, और हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में बच्चों वो कोवलेंट बॉन्ड बनाना पसंद करते हैं। क्या पसंद करते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बनाना पसंद। ऐसा क्यों, क्योंकि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, जैसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, जैसे MnO4 नेगेटिव है, Mn+7 में और O नेगेटिव है सपोज,
तो बताओ पोलराइजेशन होगा ना, और पोलराइजेशन होगा पहले तो चलो कैटायन और एनायन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है सपोज, ठीक है, लेकिन इधर पे बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, इसकी पोलराइजिंग पावर काफी ज्यादा होगी, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ज्यादा खींचेगा, तो उसमें क्या होगा, कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा जनरेट हो जाएगा, इसलिए कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। पोलराइजेशन की वजह से यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड बनने के चांसेस ज्यादा है, और यहाँ पे आयनिक बॉन्ड बनने के चांसेस लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या है, ज्यादा है। क्लियर है फंडा? चलो आगे बढ़ते हैं। अगली बात, अब देखो इनकी जो डार्क में लिखी हुई है ना वो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी है, +4 +5 +3 +6, ठीक है, +2 +7। क्या देखो याद नहीं करना, कुछ भी याद नहीं करना है ना, मैं बता रहा हूं क्या देखना है ना। ये देखो +2 +3 +2 +2 और ये +2, जिनको सर्कल किया वो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो देखो जब आप टाइटेनियम से Mn तक आ रहे थे तो क्या हो रहा था, देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखोगे आप क्या, D1s2 D2s2 D3s3 D5s1 और क्या आपका D5s2। तो इधर से देखो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे थे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे थे, बढ़ रहे थे, तो उनके बॉन्ड पार्टिसिपेशन में टेंडेंसी बढ़ रही थी। तो देखो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +7 तक दिख रही है, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। क्लियर? तो देखो आप जो एंड्स हैं, एक तो इस एंड में और इस एंड में ऑक्सीडेशन स्टेट्स कम देखने को मिल रही हैं। रीजन क्या है, एक तो क्या हो, नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स कम हो, एक तो केस ये हो सकता है, देखो स्कैंडियम के पास डी इलेक्ट्रॉन एक ही था, और दूसरा रीजन क्या हो सकता है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स अवेलेबल टू शेयर इलेक्ट्रॉन लेस हो। तो एक्सट्रीम एंड्स में कम ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को क्यों मिल रही है, या तो ऐसा होगा कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम हो, या ऐसा बोला जाए डी इलेक्ट्रॉन्स कम हो, ठीक है, नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स कम है, या फिर इलेक्ट्रॉन शेयर करने वाले ऑर्बिटल्स कम हो, क्योंकि पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट हो गई थी, इसलिए Mn तक ऑक्सीडेशन स्टेट हमें हाईएस्ट वाली देखने को मिली। उसके बाद पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई, उसके बाद हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ स्टेबल वाली देखो +3 और +2 ये आ रहे हैं इनके केस में। क्लियर है? तो उसके बाद डी इलेक्ट्रॉन की पार्टिसिपेशन स्टेबल फॉर्म में, स्टेबल कंपाउंड बनाने में क्या हो गई, कम हो गई। क्लियर है? क्योंकि जो ऑर्बिटल्स थे जहां पे सिंगली फिल्ड इलेक्ट्रॉन था, जहां पे इलेक्ट्रॉन एक ही था, वो ऑर्बिटल्स ऐसे क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। क्लियर है? तो इस बात को टेबल से हमें ये अंडरस्टैंडिंग मिल रही है। क्लियर फंडा? आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गई मेरी बात। तो Mn तक नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे थे और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहे थे, तो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट देखो +7 तक गई। उसके बाद क्या हुआ, ऑर्बिटल्स जो शेयर कर सकते थे इलेक्ट्रॉन वो क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। तो इसलिए एक्सट्रीम एंड्स में कम ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिल रही है, और स्टार्टिंग में भी कम ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिल रही है। क्लियर है फंडा? चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगला पॉइंट है, देखो ध्यान से, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट एनसीईआरटी के राइट डाउन किए हैं, ठीक है, बिल्कुल आप एक एक पॉइंट को समझो। Cr2O7 देखो क्या होता है, पी ब्लॉक में क्या होता है, पी ब्लॉक में यदि मैं बोलूं बैगन आलू गाजर इन थैला, आपसे मैं बोलता था थैलियम +3 और इंडियम +3 में कौन ज्यादा स्टेबल है, क्या होता है यहाँ पे कन्फिगरेशन, बताओ यहाँ पे क्या होता है। जैसे मैं बात करूं 2s2 2p1 होता है ना, वैलेंस में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो मैं आपसे पूछूं थैलियम +3 और इंडियम +3 में कौन ज्यादा स्टेबल है, आप बोलते थे इंडियम +3 ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, क्या बोलता था, इनर्ट पेयर इफेक्ट, कि भाई डाउन द ग्रुप लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती है और हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी क्या होती है, कम होती है, क्योंकि क्लोजनेस ऑफ एस इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, पुअर शील्डिंग ऑफ डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, एस के इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा न्यूक्लियस खींच के रखता है, तो वो इजिली बॉन्ड पार्टिसिपेशन में नहीं जा सकते। क्लियर है? अब देखो यहां पे ऐसा नहीं है, क्रोमियम, मॉलिब्डेनम और टंगस्टन सेम ग्रुप के, और डाउन द ग्रुप देखो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ रही है। Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, खुद का रिडक्शन करना चाहता है, ये अपने आप को रिड्यूस करना चाहता है, ठीक है। लेकिन MoO3 और WO3 टंगस्टन वाला बताओ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, ये अपने आप को रिड्यूस नहीं करना चाहते उतना अच्छा, जितना अच्छा Cr272 नेगेटिव जाता है। तो डी ब्लॉक में क्या हो रहा है, डाउन द ग्रुप हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, लेकिन वहां पे इनर्ट पेयर इफेक्ट लग रहा था। क्लियर फंडा, ये बात क्लियर? हाँ, तो देखो अब मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो देखने को मिल रही है +7 +6 +5, ये किस में देखने को मिल सकती है, सराउंडिंग एटम सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, जैसे मैं बात करूं आपकी, है ना, हम बात कर लेते हैं MnF4 की,
या ऐसा कोई भी बात कर लो, कोई मेटल कंपाउंड है वो फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो फ्लोरीन चाहेगा इसके पास ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आए, डेल पॉजिटिव ज्यादा से ज्यादा आए यदि कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, और आयनिक बॉन्ड बना रहा है तो ज्यादा से ज्यादा क्या है उस पर, ज्यादा से ज्यादा क्या है, कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज है कि नहीं। देखो फ्लोरीन ज्यादा पॉजिटिव उसको चार्ज क्यों देना चाह रहा है, क्योंकि लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी इन केस ऑफ आयनिक कंपाउंड, लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी, है कि लैटिस एनर्जी क्या होती है, Q पॉजिटिव Q नेगेटिव अपॉन R पॉजिटिव प्लस R नेगेटिव। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ज्यादा क्या होगा बताओ, बॉन्ड स्ट्रांग होगा। जो रिलीज एनर्जी है लैटिस एनर्जी वो क्या होगी, हाई अमाउंट में होगी। क्लियर है। और ज्यादा पॉजिटिव चार्ज कौन प्रोवाइड कर सकता है, या तो फ्लोरीन या तो कौन, ऑक्सीजन। तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम केस में हमें कब देखने को मिलेगी, फ्लोरीन और ऑक्सीजन के केस में। किसके केस में, फ्लोरीन और ऑक्सीजन के केस में, क्योंकि वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की कैटेगरी में आते हैं। फ्लोरीन मोस्ट है और ऑक्सीजन की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अच्छी खासी है, वो सामने वालों को ज्यादा पॉजिटिव चार्ज देना चाहते हैं। क्लियर है फंडा, समझ में आ गया। हाँ, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इज सीन विद फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन। अब देखो मैंने वही बोला था, D5 इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन एक्सीड गया, डी इलेक्ट्रॉन के पार्टिसिपेशन की टेंडेंसी कम हो गई, ये पॉइंट तो डिस्कस कर लिया। और ये पी ब्लॉक में ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट स्टेबिलिटी ऑफ हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या डिक्रीजेस, ठीक है। बट हियर मोलिब्डेनम +6 एंड टंगस्टन +6 आर मोर स्टेबल देन क्रोमियम +6। क्लियर है। डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी ऑफ हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, बढ़ती। क्लियर है बच्चों। तो ये कुछ पॉइंट्स हो गए। तो देखो हाँ, अब यहां पे फॉर्मूला ऑफ हैलाइड्स देके रखा है। एक मोटी मोटी सी बात हमको थोड़ी सी ऑब्जर्व करनी है, ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जाना है, ठीक है। यहां पे देखो एक्स है फ्लोरीन से आयोडीन तक, एक्स है फ्लोरीन से आयोडीन तक, क्लियर है। और x1 है फ्लोरीन से ब्रोमीन तक, फ्लोरीन से ब्रोमीन तक, x2 है फ्लोरीन से क्लोरीन, और x3 है क्लोरीन से आयोडीन तक, ठीक है। सराउंडिंग एटम क्या हो सकता है, देखो इस टेबल को ऑब्जर्व करो। जैसे MnF4 है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में Mn+4 में, Mn+4 में, Mn को +4 में कौन ले जा सका, फ्लोरीन ले जा सका, क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन नहीं ले जा सके, क्योंकि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट को कौन ले जा सकता है, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, जो वन ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। क्लियर है। तो देखो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, देखो यहां पे भी क्रोमियम में फ्लोरीन के साथ देखने को मिल रही है, वेनेडियम में भी फ्लोरीन के साथ देखने को मिल रही है। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। आयरन में देखो आयोडीन के साथ Fe(X3) 1 लिखा हुआ है, तो 1 कहां से कहां तक है, देखो फ्लोरीन से ब्रोमीन तक। आयोडीन उतना अच्छा पॉजिटिव नहीं प्रोवाइड कर पाएगा। क्लियर है। तो ये ऑब्जर्वेशन है हमारे पास कि ज्यादा हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कौन प्रोवाइड करना चाहेगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अच्छी खासी हो। देखो वेनेडियम, क्रोमियम और Mn के केस में कौन प्रोवाइड कर रहा है, फ्लोरीन ही प्रोवाइड कर रहा है। कोबाल्ट में देखो +3 में फ्लोरीन ही ले जा पाया। क्लियर है, समझ रहा हो मेरी बात। कॉपर को +2 में कौन ले जा पाया, फ्लोरीन और क्लोरीन ले जा पाया। क्लियर है फंडा। तो ये ऑब्जर्वेशन है हमारी। तो देखो किस तरीके से एनसीईआरटी को एनालाइज करना, समझ रहा हो ना, कितना कंसेप्चुअल पार्ट है। इतना डेटा देखते हो घबराते हो, बस इतनी लर्निंग करनी है हमको। अब इस टेबल के मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बना लिए, क्या कि भैया हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट किस में देखने को मिल रहा है, देखो TiX4, ठीक है। TiX4 में टाइटेनियम में +4 देखने को मिल रहा है, मतलब सारे S और D के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वनेडियम में भी सारे S और D के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। क्रोमियम में भी S और D के इलेक्ट्रॉन सारे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन Mn में सारे S और D के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करे। MnF7 एग्जिस्ट नहीं करता, MnF7 एग्जिस्ट नहीं करता ड्यू टू स्टेरिक क्राउडिंग, ड्यू टू स्टेरिक क्राउडिंग। क्लियर है। तो क्या हो रहा था, टाइटेनियम से क्रोमियम तक गए तो नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड वाले बढ़ते जा रहे थे, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट मिलते जा रही थी। लेकिन उसके बाद हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, समझ में आ रहा ना, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब डी और एस के दोनों के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करें। उसके बाद फिर डिक्रीजिंग ट्रेंड आ गया, डी और एस के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन चालू हो गई थी। और Mn के केस में देखो क्या हुआ, Mn में 5 अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन क्या था, यहां पे स्टेरिक क्राउडिंग हो गई थी। क्लियर है फंडा, ये बात समझ में आई कि नहीं, ठीक है। तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कहां पे देखने को मिल रही है, TiX4 क्यों लिखा, क्योंकि यहां पे X क्या हो सकता है, यहां पे X क्या हो सकता है बच्चों बताओ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन चारों हो सकते हैं। क्लियर है। हाँ, इन हेलोजन फ्लोरीन विल मेक बॉन्ड विद हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट बिकॉज लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी, है कि नहीं। और लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी तो बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। आफ्टर क्रोमियम पार्टिसिपेशन ऑफ डी इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, कम हो गया। देखो Mn ने अपने सारे डी इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेशन में नहीं लिए, MnF7 में स्टेरिक क्राउडिंग हो गई थी। क्लियर है भाई, मैंने बोला था ना, जैसे जैसे पहले डी इलेक्ट्रॉन की पार्टिसिपेशन का ट्रेंड क्या होता है, बढ़ता, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलती है, फिर डिक्रीज होती है। समझ में आ रहा है। तो एक्सट्रीम एंड्स में कम ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलती है, उसका रीजन भी मैंने समझाया था। क्लियर है। हाँ, अब देखो वेनेडियम +5
केवल VF5 में देखने को मिल रहा है। मैंने बोला ना हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कौन प्रोवाइड कर सकता है, केवल फ्लोरीन। ठीक है, जनरली फ्लोरीन रिप्रेजेंट करता है या ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट वाले, लेकिन बाकी सब रूम टेम्परेचर में हाइड्रोलाइज हो जाते हैं, VOX3 के फॉर्म में। क्लियर है? हाँ, अब देखो VX2, यदि वेनेडियम को आप लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में ले आओ, रिलेटिवली लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में ले आओ, तो फ्लोरीन शो नहीं कर रहा है। VX2 फ्लोरीन शो नहीं कर रहा है। रीजन क्या है? रीजन क्या है? क्योंकि फ्लोरीन चाहता सामने वाला हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ले, तो क्लोरीन और मतलब बन सकता है कंपाउंड लेकिन अनस्टेबल होगा। क्लोरीन और ब्रोमीन और आयोडीन के केस में वो क्या होगा, रिलेटिवली ज्यादा स्टेबल होगा। क्लियर है? क्योंकि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले बॉन्ड बनाना चाहेंगे, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में फ्लोरीन क्या चाहेगा, सामने वाले को ज्यादा पॉजिटिव देना। क्लियर फंडा? हाँ, तो देखो CuH2 एग्जिस्ट करता है। कॉपर की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है बताओ? कॉपर की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट आपको क्या देखने को मिल रही है? हाँ बताओ। एक तो +1 और क्या +3 और +2 और +1, क्या +2 और +1। क्लियर है? हाँ, अब ध्यान से देखो क्या होता है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कॉपर की +2 है, सपोज क्या है, +2 है, तो वो फ्लोरीन से क्लोरीन तक देखने को मिल रही है। आयोडीन के केस में नहीं दिख रहा, क्योंकि आयोडीन को वो क्या कर देगा, कॉपर +2 अपना कॉपर +1 में जाना चाहता है। Cu मतलब क्या करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर देगा, खुद का रिडक्शन, और I नेगेटिव को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। I नेगेटिव को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज करेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें पूछी जाती है, इस पॉइंट को आप राइट डाउन करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, आयोडीन के केस में क्या करता है, कॉपर I नेगेटिव को ऑक्सीडाइज कर देता है। क्लियर है फंडा? चलो, तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या हो रहा है, फ्लोरीन और क्लोरीन तक बॉन्ड बना, स्टेबल हुआ कॉम्प्लेक्स, स्टेबल हुआ कंपाउंड, लेकिन I नेगेटिव के केस में क्या करा, I नेगेटिव को उसने क्या कर दिया, ऑक्सीडाइज कर दिया। तो मैंने बोला था हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन। अब ऐसा नहीं है कि हमेशा फ्लोरीन ही बनाएगा, ऐसा भी नहीं है कि हमेशा क्या करेगा, फ्लोरीन ही बनाएगा, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है। क्लियर है फंडा? ये सारी बात समझ में आएगी नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब बात करते हैं ऑक्साइड्स की। ये तो हो गई हैलोजेंस के केस में। ठीक है, तो देखो मेटल ऑक्सीजन के साथ हाई टेम्परेचर रेंज में मेटल ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? मेटल ऑक्साइड बनाता है। क्लियर है? सारे मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, मतलब सारे मेटल डी ब्लॉक के +2 वाला ऑक्साइड बनाते हैं, लेकिन स्कैंडियम नहीं बनाता। स्कैंडियम अपने सारे इलेक्ट्रॉन को पार्टिसिपेशन में भेजता है, D1S2, इसलिए उसका Sc2O3 एग्जिस्ट करता है। क्या Sc2O3? क्लियर है? SCO नहीं एग्जिस्ट करता। बात समझ में आई? तो देखो अब इस टेबल को देखो, फिर वही बात, एक्सट्रीम एंड्स पे कम ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलती है, और जब तक डी इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, जब तक डी इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट हाईएस्ट की तरफ आप अप्रोच कर रहे हो, इसके बाद कम ऑर्बिटल्स अवेलेबल रहेंगे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के लिए, तो फिर ट्रेंड क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। क्लियर है? अब देखो MnF7 एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन MnO4 नेगेटिव एग्जिस्ट करता है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास एक खास क्वालिटी है पाई बॉन्ड बनाने की। पाई बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी काफी अच्छी है, जिसकी वजह से क्या होता है, MnF7 में तो क्या हो गया था, स्टेरिक क्राउडिंग हो गई थी, लेकिन ये तो पाई बॉन्ड से भी काम चला लेता है ना, MnO4 नेगेटिव। समझ रहे हो मेरी बात? तो Mn के केस में ऑक्सीजन उसको +7 प्रोवाइड कर दिया, लेकिन फ्लोरीन ने +7 प्रोवाइड नहीं कर पाया। फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तब भी प्रोवाइड नहीं कर पाया, स्टेरिक क्राउडिंग हो गई। ऑक्सीजन के केस में क्या फायदेमंद है, केवल एक ही फैक्टर नहीं सपोर्टिंग होना चाहिए कि लैटिस एनर्जी ज्यादा हो। ठीक है, कोवलेंट कंपाउंड के केस में, कोवलेंट कंपाउंड के केस में क्या होना चाहिए, बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा होनी चाहिए। मतलब Mn और ऑक्सीजन बॉन्ड बनाया तो ये बॉन्ड काफी स्ट्रांग होना चाहिए कोवलेंट कंपाउंड के केस में। और हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाले क्या बनाते हैं, कोवलेंट कंपाउंड बनाते भी। क्लियर है फंडा? समझ में आ गई मेरी बात? ये सारा ट्रेंड समझ में आया? तो ज्यादा अच्छा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट कौन प्रोवाइड कर सकता है, ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन ज्यादा रिलेटिवली, मतलब ऑक्सीजन ज्यादा फेवरेबल है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट प्रोवाइड करने को, क्योंकि उसके पास एक और क्वालिटी है, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी। क्लियर है फंडा? ये ट्रेंड देख के समझ में आ रहा है ना? ठीक है, अब देखो Mn2O7, मैंने क्या बोला था, जैसे ही लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले रिलेटिवली क्या होंगे, ध्यान से देखना। अब एक चीज और समझो, यदि सारे सेंट्रल एटम या फिर ऐसा कहे मेटल और ऑक्सीजन है, सारी चीजें सेम है, यहां सब जगह CrO, Cr2O3, CrO3। क्लियर है? तो देखो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। Mn2O7 Mn+7 में, ठीक है, तो
ग्रीन कोवलेंट ऑयल होता है, ये क्या होता है, ग्रीन कोवलेंट ऑयल होता है। क्या होगा इसका नेचर, क्या होगा, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में एसिडिक होगा। क्या होगा, एसिडिक होगा। क्लियर है। बात करूं CrO3 की, क्रोमियम किस में, यहाँ पे +6 में है, तो क्या होगा, एसिडिक, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में। वेनेडियम किस में, बताओ, वेनेडियम किस में, 2x - 6 +3 में, तो +3 में ये भी क्या होता है, एसिडिक होता है। वेनेडियम +3 क्या होता है, एसिडिक होता है। क्लियर है फंडा। हाँ, अब देखो CrO देखो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट यहां से इधर जाने पे क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है, तो CrO हुआ बेसिक। ठीक है, ये क्रोमियम +3 वाला होता है एम्फोटेरिक। क्या होता है, एम्फोटेरिक। क्लियर है। और ये क्या होता है, CrO3 आपका होता है, ध्यान से देखना, यहां पे B2O3 क्या आना चाहिए, बेसिक आना चाहिए। B2O3 क्या आना चाहिए, बेसिक आना चाहिए। क्लियर है। B2O3 क्या होगा, बेसिक। क्लियर है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में ना। हाँ, CrO3 +6 में तो क्या हो जाएगा बच्चों, एसिडिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एसिडिक। क्लियर है। हाँ, यदि यहां पे मैं V2O5 लिख देता, क्या लिख देता, यहां पे मैं V2O5 लिख देता, चलो B2O5 तो एम्फोटेरिक होता है, उसको वही लिख रहना दो। ठीक है, V2O3 क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेसिक। समझ में आ गई बात। हाँ, अब देखो ये हो जाएगा बेसिक। ठीक है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। फिर किस में आ गया, +4 में लेस बेसिक। क्या होगा, लेस बेसिक। और बेनेडियम +5 होता है एम्फोटेरिक। क्या होता है, एम्फोटेरिक। अभी एम्फोटेरिक की ट्रिक बता रहा हूं मैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन कौन से होते हैं, गैलियम का, ठीक है, वो वेनेडियम +5, गायबो जिंगल बेल, जिंक, बरेलियम, एल्यूमिनियम, गायबो जिंगल बेल, सुना करो क्रोमियम +3 वाला, सुना करो सब Sb+3, सब मन में Mn+4 वाला इसका ऑक्साइड, इन ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑक्साइड Mn+4 वाला, सुना करो सब मन में आस्था लिए। ये क्या होते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं इनके। क्या होते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं। क्लियर है, बात समझ में आई कि नहीं। क्लियर है फंडा। हाँ, अब देखो V2O4 एसिड में डिसॉल्व होगा तो क्या बनाएगा, एसिड में डिसॉल्व करोगे तो एसिड का काम क्या होता है, जैसे आपके बात करूं मैं NaOH + HCl। एसिड क्या करता है, H+ प्रोवाइड करता है बेस को। यदि एसिड में डिसॉल्व करोगे तो ये बेस का काम करेगा। और क्या होगा बताओ, जैसे NH3 है, उसकी रिएक्शन आपकी HCl के साथ होती है, तो बेस पे क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, NH4 पॉजिटिव। तो देखो पॉजिटिव चार्ज आ गया ना सॉल्ट में। क्लियर है। अब B2O5 एम्फोटेरिक है, मतलब एसिड से भी रिएक्शन कर सकता है और बेस से भी रिएक्शन कर सकता है। एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन कर सकता है। तो अल्कलाइन मीडियम में, बेसिक मीडियम में बताओ, एसिड किस में कन्वर्ट हो जाता है, एनायन में कन्वर्ट हो जाता है। अल्कलाइन मीडियम में तो ये किसका काम करेगा, यहाँ पे ये खुद किसका काम करेगा, एसिड का काम करेगा। तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एनायन में। और एसिड के साथ रिएक्शन होगी तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैटायन में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैटायन में। क्लियर फंडा। तो ये सारी बातें समझ में आई कि नहीं। अगली प्रॉपर्टी डिस्कस करने जा रहे हैं अपन, इंटरस्टिशियल कंपाउंड। इंटरस्टिशियल कंपाउंड कब फॉर्म होते हैं, जब जैसे देखो मेटल की लैटिस है, उसमें जो इंटरस्टिशियल साइड्स है, जो खाली जगह ना छोटी छोटी, वहां पे छोटे साइज के एटम आ जाएं, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, बोरोन जैसे। क्लियर है। तो वो कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड कहलाते हैं। ठीक है, जनरली वो क्या होते हैं, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक होते हैं। ठीक है, और ना तो वो प्योरली आयनिक होते हैं, ना ही प्योरली कोवलेंट होते हैं, थोड़ा वो कॉम्प्लेक्स होते हैं नेचर में। ठीक है, उसका एग्जांपल है, ठीक है, TiC, Mn4n, Fe3H, VH 0.56, TiH 1.7। ठीक है, कुछ कुछ एग्जांपल तो ध्यान रखना है। ठीक है, ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई। मेन बात क्या है, देखो अगली जो बात बताने जा रहा हूं, हाँ अगली बात बताने के जा रहा हूं, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट दोज ऑफ प्योर मेटल। रीजन क्या है, देखो मेल्टिंग पॉइंट क्यों जाता है, पहले थोड़ी खाली जगह थी, अब छोटे छोटे साइज के एटम आके अंदर बैठ जाएं तो लैटिस रिलेटिवली और स्ट्रांग हो जाएगी, डेंसिटी भी बढ़ जाएगी, और डेंसिटी भी बढ़ जाएगी जिसकी वजह से क्या हो रहा है, मेल्टिंग पॉइंट वगैरह क्या हो जाएंगे, इनके काफी बढ़ जाएंगे। क्लियर है। और हार्डनेस लेवल इनका इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि जो इनके बोरॉइड्स होते हैं ना, बोराइड्स, वो डायमंड जैसी हार्डनेस, डायमंड क्या होता है, काफी हार्ड सब्सटेंस होता है, क्योंकि कंटिन्यूअस कोवलेंट बॉन्ड का अरेंजमेंट है, कंटिन्यूअस कोवलेंट बॉन्ड का अरेंजमेंट है। समझ में आ रहा है। इसलिए हार्डनेस इनकी इतनी बढ़ जाती है जितनी हार्डनेस किसकी, नेटवर्क, कोवलेंट नेटवर्क स्ट्रक्चर की हार्डनेस होती है। क्लियर है फंडा। अगली बात, दे रिटेन मेटेलिक कंडक्टिविटी, मेटेलिक कंडक्टेंस उनकी रहती है जैसे प्योर मेटल में थी, और कंडक्टेंस ऑलमोस्ट प्योर मेटल जैसी होती है, क्योंकि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो वही हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसके पास थे, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के पास थे। क्लियर है पॉइंट। तो मेटेलिक कंडक्टिविटी वैसी ही होती है। ठीक है, केमिकली इनर्ट होते हैं। क्लियर है, इजिली रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। डक्टिलिटी और मेलिबिलिटी, देखो आपने क्या करा,
केवल एक ही साइज के एटम रहते, पहले प्योर मेटल रहता तो इजीली आप उसको मेलेबल कर लेते, इजीली आप उसको प्लेन शीट में कन्वर्ट कर लेते। लेकिन ये छोटे छोटे के साइज के एटम अब हिंड्रेंस क्रिएट करेंगे उसको थिन शीट में कन्वर्ट करने के लिए। इसलिए प्योर मेटल की डक्टिलिटी और मेलेबिलिटी ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू इंटरस्टिशियल कंपाउंड। ठीक है, यहाँ पे भी क्या आएगा, इंटरस्टिशियल, क्या आएगा यहाँ पे भी इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। क्लियर है, प्योर मेटल की डक्टिलिटी और मेलेबिलिटी ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू इंटरस्टिशियल कंपाउंड। ठीक है, कंडक्टिविटी रिमेन्स ऑलमोस्ट सेम, जो मैं बता रहा था नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑलमोस्ट क्या है, सेम है। क्लियर है फंडा। अगला पॉइंट, अलॉय फॉर्मेशन टेंडेंसी। देखो अलॉय फॉर्मेशन जब होता है जब से दो एटम है, ठीक है, दो प्रकार के एलिमेंट है, उनके बीच में अलॉय फॉर्मेशन होना है। तो अलॉय फॉर्मेशन जब ही हो पाता है बच्चों जब साइज डिफरेंस कम हो। साइज डिफरेंस क्या हो, कम हो। साइज डिफरेंस ज्यादा तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड बना लिया था ना, क्या बना लेते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड बना लेते। साइज डिफरेंस कम है तो अलॉय फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो जैसे दो डी ब्लॉक के एलिमेंट है, दोनों डी ब्लॉक के हैं, तो वो अच्छा अलॉय फॉर्म करेंगे क्योंकि साइज डिफरेंस रिलेटिवली क्या होता है, कम होता है। हमने देखा था 4D और 5D सीरीज के तो ऑलमोस्ट क्या हो रहे थे, साइज बराबर हो जा रहे थे क्योंकि जेड इफेक्टिव इतना बढ़ जा रहा था, है कि नहीं। ड्यू टू ऑलमोस्ट सेम साइज डी ब्लॉक मेटल्स फॉर्म्स अलॉय, साइज डिफरेंस लेस देन 15% होना चाहिए। पार्क्स प्रोसेस में अलॉय फॉर्मेशन टेंडेंसी का यूज होता है। कैसे होता है, देखो जो आपका इम्प्योर लेड होता है ना, उस इम्प्योर लेड में सिल्वर की इंप्योरिटी होती है। इसमें आपने जिंक डाला और इसमें आपने जिंक डाला, तो बताओ जिंक डी ब्लॉक का है और सिल्वर भी क्या है, डी ब्लॉक का है। किसके बीच में अच्छा बॉन्ड बनने की चांसेस ज्यादा है, साइज डिफरेंस ज्यादा रिलेटिवली कम है कि नहीं, डी ब्लॉक के हैं, तो बताओ यहां पे ज्यादा अच्छा अलॉय फॉर्मेशन होगा। पीबी है आपका 6th पीरियड का, ठीक है, और आपका मैं बात करूं सिल्वर है 5th पीरियड का और जिंक है 4th पीरियड का। क्लियर है, तो देखो इनमें तो साइज डिफरेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो ये तो अलॉय का फॉर्मेशन नहीं करेंगे। ठीक है, ये आपस में अलॉय बना सकते हैं। ठीक है, एजी पीबी के साथ बना सकता है और एजी जेरेन के साथ भी बना सकता है, लेकिन एजी ज्यादा अच्छा अलॉय किसके साथ बनाएगा, जिंक के साथ बनाएगा। ठीक है, इसलिए तो बोला गया एजी जिंक में 3000 टाइम ज्यादा सॉल्युबल है इन कंपैरिजन टू लेड, इन कंपैरिजन टू लेड। क्लियर है, इस तरीके से क्या होगा, आपका जेडन एजी को ऊपर ले जा लेगा और प्योर पीबी नीचे रह जाएगा, प्योर पीबी नीचे रह जाएगा। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, जो लेड है उससे सिल्वर की इंप्योरिटीज हटा सकते हो, क्योंकि एजी जिंक में ज्यादा सॉल्युबल है इन कंपैरिजन टू लेड और 3000 टाइम्स ज्यादा सॉल्युबल है। ठीक है, अलॉयज का अलॉयज हार्ड होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है उनका काफी हाई होता है। ठीक है, कुछ एग्जांपल है, ब्रास, ध्यान रखना ब्रास में होता है कॉपर जिंक, ब्रोंज में होता है कॉपर टिन। क्लियर है, क्या होता है, कॉपर टिन। लेकिन हमेशा डी ब्लॉक के मेटल रहे ऐसा भी नहीं है। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात। तो ये दो अलॉयज का नाम याद रखना आप। हाँ, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कैटालिटिक प्रॉपर्टी की। कैटालिटिक प्रॉपर्टी क्या है, देखो ट्रांजिशन एलिमेंट्स कैटलिस्ट का काम करते हैं। कैटलिस्ट क्या करते हैं, देखो कैटलिस्ट क्या करते हैं, ये कोई प्रोसेस है। ठीक है, इस तरीके से एनर्जी वेरिएशन हो रहा है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन प्रोग्रेस एक ग्राफ है। कैटलिस्ट क्या करते हैं बेसिकली रिएक्शन में, आपको रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाना, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट तो चेंज हो नहीं जाएंगे, है कि नहीं। तो ये क्या करेगा, पाथ चेंज कर देता है, रिएक्शन होने का रास्ता चेंज कर देता है, एनर्जी का रिक्वायरमेंट कम कर देता है। तो क्या कर रहा है, क्या कर रहा है कैटलिस्ट, बताओ, जो रिक्वायर्ड एक्टिवेशन एनर्जी थी ना, उस एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया। कैसे कम करता है, ध्यान से देखना। कैटलिस्ट का सरफेस है ये, कैटलिस्ट के सरफेस में फ्री वैलेंसीज रहती हैं, खाली ऑर्बिटल पड़े हुए हैं, फ्री वैलेंसीज अवेलेबल है यहाँ पे। क्लियर है, ठीक है, जैसे N2 + 3H2 2NH3 बनाना है आपको, क्या बनाना है, 2NH3 बनाना है। देखो नाइट्रोजन N2 में N ट्रिपल बॉन्ड N है, काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तोड़ोगे कैसे, पहले तो N2 को तोड़ना पड़ेगा जब जाके NH3 बनेगा। तो क्या करता है, जैसे यहाँ पे आयरन कैटलिस्ट का काम करता है, आयरन कैटलिस्ट का काम करता है। तो कैसे करता है, देखो आयरन के पास फ्री वैलेंसीज अवेलेबल है, आयरन के एटम्स क्या करेंगे, N2 के साथ बॉन्ड बनाएंगे, N2 के साथ बॉन्ड बनाएंगे आयरन, तो क्या करेगा, आयरन के साथ बॉन्ड बनाएगा, इनके पास फ्री वैलेंसीज अवेलेबल है, ये अपना लोन पेयर वगैरह दे सकता है। सिनर्जिक बॉन्डिंग तो सुना ही है। ठीक है, आयरन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगी तो N ट्रिपल, देखो क्या होता है बेसिकली, यदि मैं N2 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखूं तो क्या होता है N2 का, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2, ठीक है, सिग्मा स्टार 2s2, ध्यान से देखना, है ना। फिर क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू 14 है, सिग्मा 2pz बाद में आएगा, पाई 2px इक्वल टू पाई 2py। ठीक है, 14 इलेक्ट्रॉन फिल करने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, सिग्मा 2pz2
और पाई स्टार 2px 14 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, तो इसका पाई एंटी बॉन्डिंग खाली है। पाई एंटी बॉन्डिंग क्या है, खाली है, सिग्मा स्टार 2p/z। क्लियर है? तो देखो पाई बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 4, और पाई एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन थे बच्चों, 0। तो 4 बॉन्डिंग में और एंटी बॉन्डिंग में 0, तो कैसे निकालते हैं बॉन्ड ऑर्डर? यदि पाई बॉन्ड गिनना है, बॉन्ड ऑर्डर क्या है बेसिकली, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स बिटवीन 2 बॉन्ड्स। ठीक है, तो 4 इलेक्ट्रॉन है पाई में, एंटी बॉन्डिंग में 0, डिवाइड बाय 2, तो कितने पाई बॉन्ड बनने चाहिए थे, 2 बनने चाहिए। तो देखो 2 पाई बॉन्ड है। क्लियर है? तो देखो इसका पाई एंटी बॉन्डिंग खाली पड़ा हुआ है, पाई एंटी बॉन्डिंग खाली पड़ा हुआ। तो N2 ने अपने लोन पेयर दिया आयरन को, तो आयरन के पास यदि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो उसके पाई एंटी बॉन्डिंग, ये पाई एंटी बॉन्डिंग है ना, यहाँ वापस करेगा इलेक्ट्रॉन। और एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन आते हैं तो क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होता है, बॉन्ड क्या होगा, N2 का बॉन्ड वीक होगा और इस बॉन्ड को तोड़ देगा, इस बॉन्ड को क्या हो जाएगा, तोड़ देगा। समझ में आ रहा है? इसलिए कैटलिस्ट का काम करता है, रिक्वायर्ड एनर्जी रिएक्शन की क्या कर देगा, कम कर देगा। तो कैटलिस्ट डिक्रीजेस एक्टिवेशन एनर्जी एंड प्रोवाइड्स न्यू पाथ एक्टिविटी बेसिकली ड्यू टू अडॉप्ट मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट एंड टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये बॉन्ड वगैरह बना लेता है। ठीक है, जैसे Fe+3 कैटलाइज करता है इस रिएक्शन को, I नेगेटिव और H2O8 2 नेगेटिव को। ठीक है, I नेगेटिव थायो को किस मिल जाएगा, I2+2SO4 2 नेगेटिव मिल जाना रिएक्शन को। ठीक है, तो यहाँ पे Fe3+ कैटलाइज करेगा, पहले I नेगेटिव को क्या करेगा, ये ऑक्सीडाइज कर देगा I2 में। क्लियर है? और जो Fe2+ बना वो H2O8 2 नेगेटिव के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा, Fe3 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव बना लेगा। क्लियर है फंडा? जैसे SO2 प्लस हाफ O2, O क्या है, O डबल बॉन्ड O है, V2O5 यहाँ पे कैटलिस्ट का काम करता है। कौन, V2O5। रीजन क्या है, वेनेडियम +5 है, फ्री वैलेंसीज अवेलेबल है। ठीक है, O2 अपना लोन पेयर देगा इसको। क्लियर है? और इसके क्या करेगा, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन देगा, और एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन देगा तो पाई बॉन्ड क्या कर देगा, वीक कर देगा। इस तरीके से इस स्टेप्स में प्रोसेस होती है, देख लेना। ठीक है, क्या होगा, V2O5 पहले 2VO2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन बनाएगा, SO2 नेसेंट ऑक्सीजन के साथ SO3 बना लेगी, और 2VO2 हाफ O2 के साथ क्या बना लेगा, V2O5 बना लेगा। क्लियर है फंडा? तो इस तरीके से कैटालिटिक प्रॉपर्टीज को करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। फ्री वैलेंसीज यहाँ पे अवेलेबल होती है अपनी सरफेस में, ये रिएक्टेंट के साथ क्या करते हैं, बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, उनके बॉन्ड को वीक कर देते हैं। क्लियर है बच्चों? तो ये मैंने आज सेशन में सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज आपसे डिस्कस कर ली। बढ़िया से इन सारी प्रॉपर्टीज को रिवाइज कर लेना। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम तो मेरे को जरूर बताना। मिलते हैं कभी नेक्स्ट सेशन में। टाटा बाय बाय।